साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो, कैसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार क्वेरी आती है आप सबकी कि डिस्चार्ज पिटिशंस को हमको रेडी करना है, उसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है? मैं आप सबसे पूछता हूँ क्या होना चाहिए बेसिक प्रोटोकॉल, और आप क्या समझते हो डिस्चार्ज से? तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो, उसके बाद पिटिशन को ढंग से लिखो, ताकि जब कभी भी आप आर्गूमेंट करोगे तो आपके आर्गूमेंट जो है वो सिंपल हो, स्पेसिफिक हो, और बात जो है समझने वाली हो। सबसे पहले आप नोट डाउन करो डिस्चार्ज क्या होता है कानून की भाषा में। डिस्चार्ज के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं ग्राउंडलेस। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं और आपके पैरों के नीचे से मैंने जमीन निकाल दी, तो क्या हो जाएगा? ग्राउंडलेस। क्लियर है? तो हर केस का एक बेस है जिसपे केस जो है टिका होता है। तो जब भी केस फाइल करेगा प्रोसिक्यूशन, उसके बेस क्या है? फटाफट बताइए मुझे, क्या है बेस? लिखिए, नहीं तो नहीं पता आपको तो। सबसे पहला बेस है रिपोर्ट। दूसरा बेस क्या है? वेरिफिकेशन की रिकॉर्डिंग। तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन। चौथा है वेरिफिकेशन रिपोर्ट। पांचवा है प्री ट्रैप। छठा है ट्रैप। सातवां है सैंक्शन। और आठवां है इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट। क्लियर है? तो हमें इन 8 पैरामीटर से लड़ना पड़ेगा, तभी एक इफेक्टिव डिस्चार्ज पिटिशन रेडी होगी अपनी। क्लियर है? आज अपन बात कर रहे हैं उन केसेस की जहां पकड़ा गया है आरोपी रंगे हाथों। क्लियर है? मोटा मोटा मामला है धारा 7 पीसीएट का, या धारा 7, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसीएट का, या इसके साथ साथ अपन धारा 308 बीएनएस या धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस के मामले जो है देख सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात आ रही है कि आपको? मुझे बताओ, क्यों परेशान होते हो? फिर देखो, इधर उधर भागोगे ना तो समाधान नहीं मिलेगा। समाधान चाहिए अपने हाथ में, तो इसके थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। कानून को समझना होगा और प्रॉपर्ली जो है वर्कआउट करना होगा। क्लियर है बात? ये तो आपको करना क्या है डिस्चार्ज के लिए? यू हैव टू आर्ग्यू इन सच अ वे टू शो दैट चार्जेस आर ग्राउंडलेस, कि जो सस्टेनेबल स्थितियां हैं वो सस्टेन नहीं कर रही हैं, जबकि प्रोसेस का जो है टोटली मिसयूज किया है प्रोसिक्यूशन ने। क्लियर हो गया अपने को? ये आप जो है नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम लोग आते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? मोटिव। क्लियर? अब मोटिव में क्या आएगा? भाई मेरा ये काम पेंडिंग था, इस काम के पेटे जो है पैसे मांग रहा है कंसर्न आरोपी, यही तो होगा। तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर्टेन वर्क है कंसर्न परिवादी का, जिसको करने के पेटे जो आरोपी है पैसे मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डिमांड जो है बेसिस है सेक्शन 7 पीसीएड का। क्लियर हो गया? बहुत इजी काम है। और कई जजमेंट है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के, इसमें साफ साफ कहा गया डिमांड इज साइन गो ऑन। मियर रिकवरी है, मियर एक्सेप्टेंस है, नो नीड टू वरी। डिमांड होना चाहिए। अगर डिमांड है देर इज नीड टू वरी। पर डिमांड का मतलब ये नहीं है डिमांड ऑफ मनी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है एक महत्वपूर्ण फैसले में, फैसले का टाइटल है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट का डेट है 17 मार्च 2023। एवरी डिमांड ऑफ मनी इज नॉट डिमांड ऑफ ब्राइब। स्पेसिफिकेशंस विद कोऑपरेशन विद कंसिस्टेंसी मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। तो बेसिकली हमें धारा 7 को जो है पहले पढ़ना है, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको देखना है, और जो कंसर्न फैक्चुअल सिनेरियो है उसकी लाइट में अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे इंग्रेडिएंट्स, देन वी कैन से चार्जेस आर ग्राउंडलेस। अभी यहाँ पर अपन कुछ जो है एग्जांपल लेंगे जस्ट टू क्लियरिफाई थिंग्स इन द इजी वे। सबसे पहले आप हो जाओ रिलैक्स। भैया आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो मेरे को, शांति से बैठो, रिलैक्स हो जाओ, और वीडियो जो है पॉज कर सकते हो, कॉफी लेके आप आ जाओ, शांति से मेरी बात को सुनो, तब तो मजा आएगा। जल्दबाजियां करोगे और कंफ्यूजन खुद के लिए क्रिएट करोगे तो फिर आपको जो है आनंद नहीं आने वाला आज की क्लास के अंदर। देखिए, बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, कि जब भी हम केस को लड़ेंगे तो बेसिकली वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन द इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 7 का अगर अपन देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे पहला उसका तत्व है द अक्यूज्ड मस्ट बी द पब्लिक सर्वेंट। ये आप अंडरलाइन करो, लिखो। देखो, आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, उदाहरण के लिए मैं अगर आपके घर पे आता हूं, मैं कहता हूं भाई चाय बनो, तो चाय के 2 वेरिएंट है, दूध वाली चाय या बगैर दूध की चाय। क्लियर है? पर जो बेसिस है वो तो रिकॉर्ड पर होगा ना। देयर मस्ट बी अ वाटर, देयर मस्ट बी चाय पत्ती, देयर मस्ट बी इलायची, देयर मस्ट बी मिल्क इफ एनी, देयर मस्ट बी शुगर इफ एनी और रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया? तो बेसिस को हम जो है नहीं भूल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने मांगी चाय, उसमें आप डाल रहे हैं तेज पत्ता, उसमें आप डाल रहे हैं कॉफी, तो क्या चाय बन पाएगी? किधर है बात? ये तो इसी प्रकार काम करना होता है प्रोसिक्यूशन को। सिंपली दे हैव टू एम्फेसाइज ऑन द इंग्रेडिएंट्स। अगर तत्व नहीं है तो केस में रस नहीं आएगा, केस में कोई सारभूत स्थिति जो है दिखाई नहीं देगी। क्लियर है बात? ये तो सबसे पहला तत्व क्या है? द अक्यूज मस्ट बी द पब्लिक सर्वेंट। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वेदर यू आर पब्लिक सर्वेंट और नॉट? जिसके लिए आपको धारा 2 सब क्लॉज सी पढ़ना पड़ेगा पीसीएट का, धारा 21
पढ़ना पड़ेगा आईपीसी का। इसके अलावा प्रावधान है बीएनएस में रिगार्डिंग द पब्लिक सर्वेंट, उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। क्लियर है बात है। और मोटी मोटी बात है कि अगर आपकी नियुक्ति हुई है एज ए पब्लिक सर्वेंट तो एक डॉक्यूमेंट जो है जारी होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है सर्विसेज की, वही एक बेसिस है कि वेदर यू आर लोक सेवक और नॉट। इसके अलावा जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं डॉक्यूमेंट ये भी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड, जिसमें भी इस बात की पुष्टि होती है वेदर यू आर लोक सेवक और नॉट। अगर आप लोक सेवक नहीं है, नोट डाउन कीजिएगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हैं या प्राइवेट पर्सन है, तो सिर्फ आप पर धारा 7 पीसीएड का मुकदमा जो है नहीं चलाया जा सकता। क्लियर हो गया अपने को। तो पहला तत्व क्या है, द अक्यूज मस्ट बी द पब्लिक सर्वेंट। सिंपल सी बात है, कोई तकलीफ बताओ उसमें क्या दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है, लोक सेवक होते हुए आपने ऑब्टेन किया या एक्सेप्ट किया, ये वो केसेस हैं जहां पर आपसे एक्सेप्टेंस भी है, जहां आपसे रिकवरी भी है। क्लियर है। तो पहली शर्त क्या है कि अक्यूज हैज डिमांडेड, और शर्त नंबर 2 क्या है कि अक्यूज ने एक्सेप्ट किया और उसके साथ साथ उससे रिकवरी भी है। पर कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ डिमांड है, एक्सेप्टेंस और रिकवरी नहीं है, तो उसके लिए क्या आ गया, अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। क्लियर हो गया अपने को। सबसे मोटी मोटी बात है कि क्या हम ऑब्टेन करेंगे, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे और क्या हम अटेम्प्ट करेंगे प्राप्त करने का अनड्यू एडवांटेज। और जब कभी भी इस तरह की स्थिति होगी, देयर मस्ट बी द पेंडेंसी वर्क, जिसको हम कहते हैं अ ड्यूटी विच इज असाइन्ड टू द पब्लिक सर्वेंट सो दैट ही कुड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। क्लियर है। पर जब भी आपको मिल रही है रिश्वत एलिजली, तो आप लोग क्या करोगे, प्रोसेस का करोगे मिसयूज, जिसको हम कहते हैं अब्यूज करना। अल्टीमेटली किसका बेनिफिट होगा, कंसर्न परिवादी का, और आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको मिल रहा है पैसा इन ल्यू ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्लेनेंट। सिंपल सी बात है। और जो कंसर्न काम है इसमें काम को करना या ना करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए आप कहीं पहुंचे बिजली काटने के लिए, आपके पैर पकड़ ली परिवादी ने कि साहब बिजली मत काटना साहब, मेरा यही सहारा है, घर में टीवी देखता हूँ, अगर बिजली काट दोगे तो मैं टीवी कैसे देखूंगा। क्लियर है बात है। आप कहते हो नहीं मैं बिजली काटूंगा और चाहते हो बिजली नहीं कटे तो मुझे जो है रुपए देने पड़ेंगे। काम को ना करने की पेटे पैसों की जो है मांग हुई है, तो ये नेगेटिव पार्ट में आ गया। अब पॉजिटिव क्या है, बनवाने का लाइसेंस, लाइसेंस बनवाने की पेटे जो है पैसे मांगे गए, तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। क्लियर हो गया अपने को। अब ये बेसिस अपने को क्लियर हो गया। अब इसकी लाइट में जो है अपन पढ़ते हैं फैक्ट्स को। अब आप रिपोर्ट को पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये असर्टेन करो कि काम पेंडिंग था या नहीं था। काम पेंडिंग नहीं है, वी विल गेट द बेनिफिट, इसलिए क्वेश्चन खुद ही लिखो और उसके आंसर लिखो। अगर हम जाएंगे वकील साहब के पास में डिस्कस कर भी लेंगे 4-5 घंटे बैठ के, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। कई बार मैं कहता हूँ लोगों को कि भाई आप अपने केस में वर्कआउट करना चाहते हो तो खुद से वर्कआउट करो, क्वेश्चंस फ्रेम करो ना, प्रॉब्लम क्या रही है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मेरा काम पेंडिंग था आरोपी के पास में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या मेरा काम से मतलब क्या परिवादी का काम पेंडिंग था विद द आरोपी। क्लियर हो गया अपने को। अगर काम पेंडिंग नहीं है तो लिखो उत्तर में कि काम पेंडिंग नहीं था, ये आरोप झूठा है, जिसकी पुष्टि कंसर्न डॉक्यूमेंट से होती है जो मैंने ली है आरटीए में, क्योंकि ये काम में पहले कर चुका था और उसने फैक्ट जो है झूठा लिखा है। अगर पेंडेंसी वर्क नहीं है, वी विल गेट द बेनिफिट। वी आर हैविंग एम्पल जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जहां पर स्पेसिफिक किया गया है अगर वर्क पेंडिंग नहीं है तो किसी भी रूप में मोटिव जनरेट नहीं होगा रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ एलिज ब्राइब। क्लियर हो गया अपने को। दूसरी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि बातचीत कर रहा है कंसर्न परिवादी आपसे, पर उसमें वही कहे जा रहा है कि साहब पैसा रख लो मेरा काम कर दो, आप तो कुछ भी नहीं करो। तो बेसिकली इस तरह के जो सिनेरियोज हैं जहां पर डिमांड का सजेशन वही दे रहा है, आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, इवन देर इज नो स्पेसिफिकेशन, देर इज नो ओवरहेड, तो वहां अपने को जो है मिल जाएगा बेनिफिट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के अवलोकन से डिमांड सस्टेन नहीं हो रही है। भले ही एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, भले ही आवाज हमारी कंफर्म हो जाए, बट डिस्पाइट ऑफ दैट अगर कंफर्मेशन नहीं हो रहा है डिमांड का इन द ट्रांसक्रिप्शन, अक्यूज को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। जजमेंट क्या है इसमें, दादा साहेब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का दिनांक 27/11/2024 का, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है कि जब ट्रैप हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको तो कोई रोल ही नहीं है, ना आपकी कोई डिमांड है। कई बार हमारा होता है गैस रोल, कई बार ये कहते हैं कि आपने जो है कॉन्स्पिरेसी करी, कई बार ये कहते हैं कि साहब आपने उसको अबेट किया या प्रोवोक किया, तो देयर मस्ट बी स्पेसिफिकेशन विद कॉर्पोरेशन। अगर वो नहीं है तो हमको जो है फायदा उसका मिलेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारी फर्स्ट टाइम एंट्री होती है ट्रैप में, तो वो हमारा रोल क्या है एग्जैक्टली उसको हमको पिन पॉइंट करना होगा। इसके अलावा सैंक्शन ऑर्डर है, कई बार सैंक्शन ऑर्डर जो है डिफेक्टिव होता है, ड्यू कंप्लायंसेस नहीं होती है कानून की। और एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल का, जिसका डेट है 31/10/2013,
उसका भी ड्यू कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी अपने को चेक करना है। किधर हो गया अपने को, कई बार इन्वेस्टिगेशन लैग करता है कि सारी कार्रवाई कर रहा है विटनेस और जो आईओ है उसको ऑथराइज किया जा रहा है, जबकि डेलीगेशन परमिसेबल नहीं है। धारा 26 बी एन एस एस आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा धारा 17 पीसीएड का भी जो है आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चंस जो है फ्रेम करते चल रहे हैं, हर क्वेश्चन पे आंसर लिखते चल रहे हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन फ्रेम करोगे आप, तभी आप इफेक्टिव डिस्चार्ज पिटिशंस को रेडी कर पाओगे। अगर क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं करे तो आप डिस्कस करके आ जाओ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज व्हेनेवर जज विल रेज एनी क्वेरी, आपको उसका आंसर ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे आप, डेट लोगे और उस समय जो है आंसर निकालोगे तो फायदा आपको नहीं होने वाला है। क्लियर है? सो इन द एंटिसिपेशन वी हैव टू वर्क आउट, वी हैव टू research on the legal point, we have to apply the legal point on the factual score so that we could say the charges are groundless। क्लियर हो गया अपने को स्टेप बाय स्टेप जो है, जो चार्जेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको काटते हुए चलना है, यही अपनी थ्योरी है, जस्ट टू मेक देम ग्राउंडलेस। क्लियर हो गया अपने को? तो इस प्रिंसिपल पे जो है अपने को काम करना है टू मेक रेडी योर डिस्चार्ज पिटिशन, ताकि इफेक्टिवली आप लोग जो है वर्कआउट कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।